हेलो गाइस, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। आज मैं फिर आपके बीच इन कॉन्टिन्यूएशन विद योर अलाइड की जो आपकी सीरीज़ हमने चलाई थी, आज मैं आपके साथ सेकंड वीक ऑफ फरवरी जो है उसके करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा। कुछ टाइम से आपकी ये वीडियोस आ नहीं रही थी, तो अब आपकी इन कॉन्टिन्यूएशन आपकी रहेगी सेकंड वीक ऑफ फेब, फिर आपकी थर्ड वीक ऑफ फेब, फिर फोर्थ वीक, फिर आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वगैरह। ठीक है, तो इन कमिंग डेज वी विल कवर ऑल द लेफ्ट ओवर पोर्शन ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है उस पर आपने बताना है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज ड्राफ्टेड इन अकॉर्डेंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, क्या ये उसके अकॉर्डेंस में ड्राफ्ट की गई है, उसके अनुसार ड्राफ्ट की गई है। इट इज सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इन अडॉप्टिंग द क्रेडिट सिस्टम। CBSE इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बतानी है। देखिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ये आपका यूजीसी ने 1-2 साल पहले जारी किया था। अभी ये जारी नहीं हुआ है, ये अभी कहीं ना कहीं प्लानिंग में है, प्रोसेस में है। इस क्रेडिट फ्रेमवर्क के जरिए होगा क्या, ये जो क्रेडिटाइजेशन है ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट किया जाएगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, स्कूल्स में इसको लाने की बात की है CBSE ने। ठीक है, प्रपोजल है एक, सभी स्कूल्स को भेजा है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। नाउ व्हाट विल बी इन दिस क्रेडिटाइजेशन, क्या होगा। देखो है क्या है, अभी आप लोगों ने नॉर्मल सा मैं आपको समझा देता हूँ है क्या है कि अभी देखो क्या है कि इंडिया में आपका जो सिस्टम चल रहा है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जो भी क्लासेस होती हैं, 11th, 12th, उन सब क्लासेस में हमारे को कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कुछ नंबर स्कोर करने होते हैं और हमारे को पास फेल कराया जाता है ना। लेकिन अगर आप देखोगे कि जैसे डांस की क्लासेस होती है, म्यूजिक की क्लासेस होती है, वोकेशनल एक्टिविटीज होती हैं, टूर्स वगैरह होते हैं, तो उन सब के आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कहने का कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है चिल्ड्रन का वो इन सबसे हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल म्यूजिक की क्लासेस जो है उसके पर्टिकुलर आवर्स कैलकुलेट किए जाएंगे और उन आवर्स के अकॉर्डिंगली क्रेडिट जनरेट होंगे। सो एवरी सब्जेक्ट विल बी कहीं ना कहीं कंपल्सरी इन कैलकुलेटिंग द पास फेल क्राइटेरिया, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप उस पे ही नहीं रहोगे कि मैथ साइंस में आपको अच्छा स्कोर करना है, बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक वगैरह तो चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये है क्रेडिटाइजेशन। तो हर एक चीज के, हर एक क्लास के एक लर्निंग आवर कैलकुलेट किए जाएंगे, उनके हिसाब से क्रेडिट जनरेट होंगे और वो क्रेडिट जो है आपको लास्ट में आपको पास मार्क्स के लिए, फॉर एग्जांपल आपको 40 क्रेडिट्स चाहिए 100 में से, तो दैट 40 क्रेडिट्स विल बी टेकन फ्रॉम द डिफरेंट योर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग योर को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, नॉर्मल सी भाषा में हमने समझा है कि क्या है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बोलती है कि होलिस्टिक पूरी तरह से एक आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो चिल्ड्रन का, वो आपका बात करिए तो स्टेटमेंट सही है। ये आपकी गाइडलाइंस है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज क्रेडिट सिस्टम जो है जो मैंने बताया फॉलो करेगी, बिल्कुल सही है। इसको CBSE जो है इंप्लीमेंट करेगी 1 अप्रैल 2024 से। ये गलत है, मैंने आपको बताया अभी प्रोसेस में है ये। ठीक है, अभी स्कूल्स को इन्होंने आपका बात कही है, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया 1 and 2, यहां पर 1 and 2 लिखा है, दिस इज A and B। सो A and B स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, सही है, थर्ड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम जो है वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये आपकी 2003-4 में लॉन्च हुई थी, 2003 टू बी एग्जैक्ट। देखो है क्या है, आप लोगों ने अगर सुना होगा कि एक बैंक है भारत में, उसका नाम है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इसके जरिए भारत जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जारी करता है। किसको, सिंपल भाषा में बोल दीजिए, लोन जो है वो देता है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे अफ्रीका की कंट्री होगी, श्रीलंका को हमने भी आपका लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है बहुत सारा। ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को हम आपका एक लोन जारी करते हैं, तो वो कौन जारी करता है, एक्सिम बैंक, थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि आपका जो हमने लोन दिया हुआ है काफी अफ्रीकन कंट्रीज को, वो कहीं ना कहीं NPA बनने की कगार पर आ गया है। ठीक है, तो हमें सोच समझ के ये चीजें देखनी पड़ेगी, इसीलिए न्यूज में था। तो इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस 2003 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट,
एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस समटाइम्स सीन इन न्यूज इज, आपको पता है आजकल आपका जो है हाउदी रेबल या हौदी जो आपकी एक कम्युनिटी है कहां पर, यमन में, वो आपका अटैक कर रही है रेड सी पर, ठीक है, जो भी आपकी शिप्स जा रही हैं उनको आपका टारगेट कर रही है। तो दीज ऑल, या हाउदी रेबल हो गए या हमास हो गए, दीज ऑल आर बैक्ड बाय हुम, ईरान, ठीक है। तो ईरान के द्वारा एक ग्रुप जिसका नामकरण किया गया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वेस्टर्न आइडियोलॉजी या वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है इनफॉर्मल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोएलिशन लेड बाय ईरान। फॉर्मल नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन ये एकजुट हुए हैं अपनी विचारधारा से। कौन कौन इसमें है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इराक के ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, लेबनान में हिजबुल्लाह, आपने सुना होगा हिजबुल्लाह, ठीक है। फिर आपका हमास जिसकी बात करते हैं गाजा पट्टी पर, ठीक है। यमन में हाउदी जो है, ठीक है। और आपका दीज ऑल आर बैक्ड बाय योर ईरान। तो ये सारे कहीं ना कहीं किसके, आपकी देखो इनका जो मेन एम है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न आइडियोलॉजी या फिर वेस्टर्न नेशन के खिलाफ आपका जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। सुन्नी आर्म्ड फैक्शन, अगर यहां शिया लिखा होता ना तब भी सही होता है, लेकिन सुन्नी आर्म्ड फैक्शन नहीं है, ये ऑल आर कहीं ना कहीं शियाइट देश, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ईरान द्वारा लीड किया हुआ ऐसे ये जो ग्रुप्स हैं हिजबुल्लाह, हमास, हौदी, उन सबको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो ये आपका है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट बैंक। हाल ही में आपने सुना होगा कि जो आपका पेटीएम है उस पर काफी प्रतिबंधता लगा दी है, किसने लगा दी है, आरबीआई ने लगा दी है, ठीक है। तो काफी न्यूज में था आपका आरबीआई और पेमेंट बैंक मतलब पेटीएम। तो ये पेमेंट के बारे में आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू सर्टेन लिमिट। दे हैव टू मेंटेन सीआरआर। दे कैन इशू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेक आउट लोन। तो पेमेंट बैंक जो होते हैं, जैसे पेटीएम है, आपने सुना होगा पेटीएम है ना, फिनो बैंक है, ठीक है, एनएसडीएल का है, आपने इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक सुना होगा, ठीक है, जियो का है ना। ऐसे करके हमारे पास 6 पेमेंट बैंक है इंक्लूडिंग पेटीएम। अगर हम देखें तो ये होते क्या हैं, देखो ये 2013 में नचिकेत मोर कमेटी बनाई थी, आरबीआई ने वो बनाई थी, और उस कमेटी ने कहीं ना कहीं ये सजेस्ट किया था कि भाई आप पेमेंट बैंक बनाइए। पेमेंट बैंक जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो बैंकों की तरह फैसिलिटी आपको दे लेकिन पूरी तरह बैंक ना हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कहीं ना कहीं इसको किया जाता है। जैसे आपके फाइनेंस बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वो भी डिफरेंशिएटेड बैंक है। तो दे कैन एक्सेप्ट, पहली स्टेटमेंट सही, सर्टेन लिमिट तक वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, 2 लाख तक की लिमिट है, पहले 1 लाख की लिमिट थी, अब 2 लाख तक वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो है मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। दे कैन इशू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेक आउट लोन। नहीं, वो डेबिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, और ना ही वो आपके लोन जो है वो आपके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड AISHE बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप में 18 से 23 में कितना था, 21-22 का। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिपोर्ट इशू की है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, कॉलेज वगैरह का जो है, ठीक है। तो 2011 से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये रिपोर्ट निकाल रहा है, और आपका इस एज ग्रुप के लिए निकालता रहता है। SC, ST, OBC, वुमेन, कितने कॉलेज हैं, कितनी फैकल्टी है, ये सारे आपका यहाँ पर आपका जो है रिपोर्ट में दिया जाता है। तो हमारे को बोला गया है यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, राशन नहीं है, रेशो है, रेशो, ठीक है। कितना आपका एनरोलमेंट जो है बच्चों का है, तो वो है 28.4%। अगर हम इससे पिछले वाले साल का देखें 2020-21 का, तो लगभग 27% के आसपास जो है हमारा एनरोलमेंट रेशो था। तो एक साल में हमारा लगभग 1-1.5% जो आपका एनरोलमेंट रेशो है वो आपका इंक्रीज हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 2011 से ये आपका इशू कर रहा है रिपोर्ट को, ठीक है। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना है, 28.4। एक और चीज़ ध्यान रखना इस रिपोर्ट के बारे में, सबसे ज़्यादा जो आपकी है अंडर ग्रेजुएट जो आपके कोर्सेज होते हैं उसमें BA में सबसे ज़्यादा, बैचलर ऑफ आर्ट्स में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है, और जो आपका ग्रेजुएट लेवल पर है कहीं ना कहीं PG में है, उसमें भी सोशल साइंसेस में ही आपका सबसे ज़्यादा आपकी एनरोलमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑलरेडी हैड UCC लाइक प्रोविजंस बिफोर उत्तराखंड पास्ड UCC बिल। UCC क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो अभी आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पास किया है उत्तराखंड ने, और पहली स्टेट बनी है जिसने ये बिल पास किया हुआ है, ठीक है।
तो इससे पहले भी क्या भारत में ऐसे प्रोविजन थे, प्रावधान थे? बिल्कुल थे। तो यहां पर गोवा में 1867 में पुर्तगालियों ने जो आपका है सिविल कोड के प्रावधान लागू किए थे, और गोवा में इसको 1869 में लागू कर दिया गया था। गोवा उनकी टेरिटरी थी, तो पुर्तगालियों ने 1867 में बना दिए थे, गोवा में लागू किए 1869 में, ठीक है। तो यहां पर पहले से प्रोविजन चल रहे हैं। हालांकि पूरी तरह आप यूसीसी जो हम देखते हैं ना आर्टिकल 44 में, वैसे प्रोविजन नहीं है, लेकिन सिमिलर टू दैट कहीं ना कहीं पूरे प्रोविजंस हैं पहले इंडिपेंडेंस से पहले के यहां पर गोवा में चल रही हैं, तो ध्यान रखना। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट, या आप बोल दीजिए टू पास द बिल ऑन यूसीसी, दैट इज उत्तराखंड। और ये यूसीसी होता क्या है? आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, डीपीएसपी में है ये। और ये होता क्या है? इसमें देखो, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और जो अडॉप्शन होती है उसके सिमिलर लॉज होते हैं। सिविल लॉज यही होते हैं। मैरिज के सबको, धर्म वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा, सबके लिए सिमिलर आपके शादियों के कानून बनाए जाएंगे। तलाक के लिए सिमिलर, प्रॉपर्टी के सक्सेशन वगैरह के लिए सिमिलर लॉज। तो इन सब के लिए, मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स के लिए सिमिलर लॉज होंगे हर एक बंदे के लिए कहीं ना कहीं, दैट इज योर यूसीसी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद भारत रत्न 2024? आपको पता है कि हमने डिस्कस भी किया था शायद, कर्पूरी ठाकुर साहब और एल के अडवाणी जी को, एल के अडवाणी को पहले ही नॉमिनेट कर दिया है कि भाई, नॉमिनेट नहीं, उनको दे दिया गया है, मतलब बात हो चुकी है, अब मिलेगा उनको कुछ टाइम में, ठीक है। और इसके बाद आपके 3 और को, तो टोटली ध्यान रखना 2024 में 5 बंदों को आपका भारत रत्न जो है वो दिया गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, इन सबको भी आपका बोल दिया गया, इनको भी मिलेगा, तो टोटल 5 हो गए। पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री थे 1991 से 1996 तक। चौधरी चरण सिंह जो है ये 5वें थे 1979 से 80, 1 साल का कार्यकाल था। लोक दल एक पार्टी है, 1980 में इन्होंने बनाई थी, इनको चैंपियन ऑफ इंडियन फार्मर्स कहा जाता है, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन सबको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन 1965-66 या मिड 1960s बोल दीजिए, वहां पे इन्होंने लाया था, वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में एक और चीज है, इनके टाइम में ही हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है, ये रिफॉर्म्स, सुधार लाए गए थे 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, जो हमारे मनमोहन सिंह जी उस वक्त आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ध्यान रखना 5 हो गए टोटल। नेक्स्ट, बापू टावर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अभी आपका ये पूरी तरह से बन चुका है, इनॉग्रेशन भी हो जाएगा इसका। तो ये आपका बिहार में जो है बापू टावर आपका बन रहा है, डेडिकेटेड टू योर महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, मंकी फीवर हैज इमर्ज्ड एज सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मंकी फीवर जो है ये आपका कर्नाटका में आपका बहुत ज्यादा आपका फैल रहा है। आपने अगर सुना होगा, कैंसूर फॉरेस्ट डिजीज भी इसको कहा जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका एक वायरल डिजीज है जो हमारे साउथ वेस्टर्न पार्ट में, दिस इज योर साउथ वेस्टर्न पार्ट, यहां पर आपका एंडेमिक है, मतलब यहीं पर आपका ये जनरेट हुआ है। तो एंडेमिक टू साउथ वेस्टर्न पार्ट इन इंडिया इज योर व्हाट? मंकी फीवर या KFD, कैंसूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है। एक इंसेक्ट होता है छोटा सा आपका टिक, उससे ये फैलता है, वेक्टर ये है कहीं ना कहीं इसका, ठीक है। वायरल डिजीज है, ध्यान रखना। आपका मंकी फीवर आपका कर्नाटका में अभी फैला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एलिमिनेटेड वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन टूरिस्ट रिसेंटली? तो ईरान ने अभी हमारे को वीजा जो है उसकी रिक्वायरमेंट आपकी बंद कर दी है। डायरेक्टली यू कैन विजिट ईरान, लेकिन चीज क्या है कि आप ये चीज जो है ध्यान रखना, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए है और 15 दिन का वीजा है, मतलब 15 दिन आप वहां रह सकते हैं विदाउट वीजा। 15 डेज के ऊपर आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, आपको रिक्वायरमेंट अलग होगी। प्लस 6 महीने में एक बार ही आप वहां पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद 2 दिन इंडिया है, 2 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद फिर से चले गए आप 15 दिन के लिए, नहीं। 6 मंथ्स में एक बार ही आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। 15 डेज के लिए नो वीजा रिक्वायरमेंट विल बी देयर, दैट इज डन बाय योर ईरान फॉर इंडिया। और इंडिया नहीं, आपके कई देशों के लिए उसने ऐसी छूट की है। क्यों? क्योंकि ईरान अपना टूरिज्म बढ़ाना चाहता है, सिर्फ इंडिया को नहीं, और भी देश हैं। नेक्स्ट, डैश इनॉग्रेटेड न्यूएस्ट एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन किंगलिंग फैसिलिटी मेकिंग इट्स 5th रिसर्च स्टेशन? चाइना ने हाल ही में अपना 5वां रिसर्च स्टेशन जो है वो आपका एंटार्क्टिक में लॉन्च किया है।
आपका उसका नाम है किंगलिंग फैसिलिटी, ठीक है। भारत ने 1981 में अपना एंटार्क्टिक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। 1983, 1989 और 2012 यहां पर हमने 3 रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं। उनमें से आपका इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, फिर आपका आता है मैत्री, फिर आपका आता है भारती, ठीक है। तो रिसेंटली हमने 2012 में रिसर्च स्टेशन जो है वो भारती बनाया है, ध्यान रखना। हमारा प्रोग्राम 1981 का है, ठीक है। और अभी 5वां जो है किंगलिंग किसने बनाया है? चाइना ने। इंडिया सिक्योर्ड डैश पोजीशन इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी ये इंडेक्स जारी किया है और भारत का रैंक आपका 38वां बताया गया है इसमें, ठीक है। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? जो माल ढुलाई वगैरह हम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसकी होती है, कितनी ईजीनेस के साथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है, उसके हिसाब से भारत का रैंक वर्ल्ड बैंक ने 38 बताया है। यूएन जनरल असेंबली हैज मार्क्ड डैश एज इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। रिसेंटली फरवरी 10 को आपका अरेबियन लेपर्ड दिवस घोषित कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। और जो आपका ये अरेबियन लेपर्ड है, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ध्यान रखना, IUCN स्टेटस इसका जो है वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2024। इसमें से आपको बतानी है थीम क्या थी। तो थीम जो है, जो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, उसकी है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है डेवलप्ड इंडिया का 2047 तक का, ठीक है, जिसको अमृतकाल लेके चल रहे हैं हम, 100 साल हो जाएंगे, है ना। तो ये 28 फरवरी को क्या होता है आपका, जो हमारे CV रमन थे, पहले फिजिसिस्ट जिनको आपका क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने रमन इफेक्ट जो स्कैटरिंग से जुड़ा हुआ है फिनोमिनन, उसकी खोज की थी। कब? आपकी 28 फरवरी को, ठीक है। इसीलिए ये दिन आपका नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 28 फरवरी किस साल उनको ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, सॉरी, किस साल आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था CV रमन को, इस रमन इफेक्ट के लिए। इन विच ईयर? कॉस्मोनॉट ओलेग कोनेन्को जो है, रिसेंटली उन्होंने आपका सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में बिताया है। तो वो किस नेशन से आपके हैं? वो है आपके किससे? वो है आपके रशिया से, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपके रशिया से हैं। तो इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम जो है स्पेस में बिताया हुआ है। अगर आप देखें, इन्होंने 800 से ऊपर दिन जो है वो बिताए हैं आपके स्पेस में, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें 5 बार चले गए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 साल लगातार वहां बिताए हैं, ड्यूरेशन है। जैसे एक बार गए तो 6 महीने, फिर आए वापस, फिर 4-5 महीने, फिर आए वापस, फिर 2-4 महीने, ऐसे करके सबसे ज्यादा जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका पर्टिकुलरली इन्होंने क्या किया है? बिताया है, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट अगर हम देखें 878 से ऊपर दिन जो है इन्होंने आपके वहां पर बिताए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉस्मोनॉट ये आपके रशिया से हैं, आपके ओलेग कोनेन्को, ठीक है। So this is all for you guys in this video. We'll meet in next video. Till then, take care.